8 लाख की कार, 15,000 की ईएमआई एवरी मंथ 5 साल के लिए, 3,000 का फ्यूल, 1,000 का पार्किंग चार्जेस और 2,000 के मेंटेनेंस चार्जेस, करीबन 21,000 रुपये हर महीने 5 साल के लिए, सिर्फ एक गाड़ी के लिए। लोग कहते हैं गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और कहूँगा। समटाइम्स डेप्रिसिएटिंग एसेट भी एक सही डिसीजन होता है और एक अफोर्डेबल भी गलत डिसीजन बन सकता है। आज के पैसा और पर्सपेक्टिव के वीडियो में हम बात करेंगे कार लेनी चाहिए कि नहीं, और इसके डिसीजन पे आएंगे, ना ही सिर्फ फाइनेंशियली बट इमोशनली और हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि लाइफ एक स्प्रेडशीट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पैसा और पर्सपेक्टिव का ये एपिसोड। मैं हूँ रितेश, चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इमोशंस की। कार लेना एक बड़ा ही इमोशनल डिसीजन है। बचपन में भी जब हम डैड के कार में बैठते हैं या किसी और के भी कार में बैठते हैं, तो हमारा एक सपना होता है कि बड़े होके मैं एक खुद की कार लूँगा। कार एक फ्रीडम है और एक स्टेटस सिंबल भी है। जब तुम अपनी कार लेते हो तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। खुद की मर्जी से ट्रैवल, हर जगह भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट ऊपर नीचे ना हो जाए ये सोच के, बस मेरी चली ना जाए ये सोच के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब खुद की गाड़ी होती है तो खुद के हिसाब से सब कुछ होता है, मूड के हिसाब से और खुद के टाइम के हिसाब से। आज लेट जाने का मूड है, मेरी कार है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। 5 मिनट लेट हो चुका है, मेरी कार है, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी कार है और मुझे मेरे हिसाब से चलानी है। और फैमिलीज़ के लिए भी, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाना, या कोई भी इमरजेंसी में किसी भी ट्रांसपोर्ट का वेट ना करते हुए खुद की गाड़ी में कहीं पे भी जा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है और बहुत ही फ्रीडम देने वाली चीज़ है। लेकिन ये इमोशंस तुम्हें गलत डिसीजन भी दिलवा सकते हैं। अगर तुमने इमोशनल होके गाड़ी ले भी ली, लेकिन अगर तुम इसे फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारे लिए एक बर्डन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो किसे किसे लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एड्रेस करते हैं कॉमन आर्ग्यूमेंट को, जो कि ये है कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जो कि टेक्निकली सही बात है। अगर तुम आज 10 लाख की गाड़ी लेते हो, 5 साल तक यूज़ करते हो, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 से 6 लाख। 10 साल यूज़ करो, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से 3 लाख। सो टेक्निकली 10 साल के बाद तुम्हारे 10 लाख की वैल्यू हो जाएगी 2 से 3 लाख। और यही तुमने 10 लाख अगर म्यूचुअल फंड्स में डाले होते, तो तुम्हारे पैसे बहुत अच्छे परसेंटेज में ग्रो कर सकते थे और तुम्हें काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल सकती थी। सो फाइनेंशियली ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। बट लाइफ में हर चीज़ फाइनेंशियल रिटर्न के लिए नहीं होती। तुमने जो जैकेट खरीदी है वो भी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। तुमने जो फ़ोन खरीदा है वो भी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। तुमने जो लैपटॉप अपने काम के लिए खरीदा है वो भी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, क्योंकि इन सब चीज़ों की थोड़े टाइम के बाद वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ये जान के भी तुम इन्हें लेते हो। क्यों? क्योंकि ये एक यूटिलिटी चीज़ है। ये तुम्हारी लाइफ आसान करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती है और तुम्हें मदद करती है। सो कार को भी उसी तरह देखना चाहिए। कार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपेंस है। लेकिन ये एक्सपेंस तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सुधार सकता है, तुम्हें वो देखना चाहिए। और ओवरऑल ये एक्सपेंस तुम अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो देखना चाहिए। ना कि इसे ऐसे देखना चाहिए कि ये एक एसेट है और मेरे पैसे जा रहे हैं। तुम्हें ऐसे देखना चाहिए, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ और क्या ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार रहा है या नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे एंगल की जो लोग जनरली इग्नोर करते थे, हेल्थ एंड सेफ्टी। सो तुम समझो, अगर तुम ऑफिस या अपने बिजनेस के लिए कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, सो अज्यूम करते हैं कि तुम 3 आवर्स का ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन, मेट्रो, बस, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। जिस हिसाब से तुम्हारे सिटी में भीड़ होगी, तो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
काफ़ी भीड़ होगी, पसीना होगा, ये कंप्लीटली फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। काफ़ी भीड़, गर्मी, पसीना, ये सब कुछ। और तुम्हें ये काफ़ी फिजिकली एग्जॉस्टिंग लग सकता है और मेंटली एग्जॉस्टिंग भी। तो जब तुम जॉब पे जा रहे हो, सिर्फ सुबह के ट्रैवल के बाद ही तुम्हारी इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि तुम काम के वक्त अपना फुल फोकस अचीव नहीं कर पाते। यही अगर हम सोचे कि मेरे पास कार है तो मे बी टाइम सेम ही रहे 3 आवर्स, लेकिन मैं रिलैक्स करके जा रहा हूँ, 3 घंटे में एसी में हूँ, आराम से जा रहा हूँ, जब मन करे 10-15 मिनट आगे पीछे निकल रहा हूँ और आराम से पहुँच रहा हूँ। फाइनेंशियली मे बी ये एक बेटर डिसीजन नहीं है, क्योंकि अज्यूम करेंगे कि 20,000 का खर्चा है, तो ये डिसीजन सही है? फाइनेंशियली मे बी नॉट, लेकिन हेल्थ पर्सपेक्टिव से, फिजिकल और मेंटली, मे बी यस। और आजकल ये खर्चा इतना लगता भी नहीं है। आजकल की टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से जो कार पूलिंग का सिस्टम है या जो कार पूलिंग के ऐप्स है, तो तुम अपनी गाड़ी में जो तुम्हारे साथ लोग वहाँ काम करते हैं उन्हें भी लेके जा सकते हो, तो तुम्हारे एक्सपेंसेस स्प्लिट भी हो सकते हैं। तो तुम्हें ये जो खर्चा था वो ड्रास्टिकली कम भी हो सकता है अगर तुम इंटेलिजेंटली ये सब यूज़ करो और अपने एसेट्स को समझो। दूसरी बात करते हैं इमरजेंसीज की। भगवान ना करे कभी तुम्हारे बच्चों या पेरेंट्स को अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े देर रात, लेट नाइट को, और तुम कुछ ना कर पाओ क्योंकि आसपास ना कोई रिक्शा है ना कोई ट्रांसपोर्ट है, तुम्हें उबर की या ओला के लिए रुकना पड़ रहा है 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन तुम उस सिचुएशन में नहीं हो, तब काम आती है तुम्हारी गाड़ी। क्योंकि तुम एकदम क्विक डिसीजन ले सकते हो और सब चीज़ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किसी की परमिशन या किसी का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंफर्ट, ये सिक्योरिटी, इसका कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं है। तीसरी बात, वेदर एंड पोल्यूशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, इतनी धूल, हवा, ये सब में जाना, तुम्हारे स्किन को भी अफेक्ट होना, तुम्हारे हेल्थ को भी अफेक्ट होना, ये सब भी एक नोटेबल चीज़ है। सो अगर तुम अपनी गाड़ी में जाते हो तो तुम इतनी सनलाइट या एयर पोल्यूशन में एक्सपोज नहीं हो रहे हो जितना तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हो। सो बेसिकली ये खर्चा करने पे तुम्हें कंफर्ट और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो जनरली ओवर शैडो हो जाते हैं और कोई इन्हें काउंट नहीं करता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी कब लेनी चाहिए। क्लियर सिनेरियोस बताता हूँ। पहला है, अगर तुम्हारा कम्यूट ऑफिस का या अपने जो भी तुम कम्यूट करते हो रोज़ डेली कम्यूट, वो 2+ आवर्स का है। सो अगर ये डेली कम्यूट 2+ आवर्स का है तो तुम अपने दिन का बहुत सारा टाइम ट्रैवल करने में बिताते हो। तो अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपनी गाड़ी या ऐसे जाओ तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। डेली ऑटो कैब, ये सब का मैं अज्यूम कर रहा हूँ 500 रुपये, महीने के सिर्फ 25 दिन अज्यूम कर रहा हूँ, तो भी तुम्हारे महीने के हो गए 12,500 रुपये और साल के हो गए 1.5 लाख रुपये। लेकिन यही तुम खुद की गाड़ी लो तो ईएमआई, मेंटेनेंस, फ्यूल, ये सब मिला के अगर 20,000 मंथली भी पकड़े तो 2.4 लाख रुपीज़। अगर मैथ करे तो 75,000 रुपीज़ ज़्यादा। आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो कार इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारे कंफर्ट, तुम्हारे टाइमिंग के हिसाब से वो चलेगी और तुम्हारे हिसाब से सब कुछ अरेंज होगा। ऑल्सो तुम ये खर्चे मिनिमाइज भी कर सकते हो, जैसे मैंने बात की कार पूलिंग या वैसे कोई तरीका अपना के, ताकि अपना जो खर्चा है वो कंट्रीब्यूट हो जाए और दूसरों की भी मदद हो जाए। दो, अगर तुम्हारे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ पे अगर बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना या पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाना, रेगुलर चेकअप करवाना, ये सब के लिए कार बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि इसकी नीड कब आ जाए तुम्हें समझेगा भी नहीं, और तब हम कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ढूंढ सकते, हमारी खुद की गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तीसरा, अगर तुम्हारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम हमें आगे पीछे होना पड़ रहा है, या 8 की बस ना छूट जाए, 8:15 की बस ना छूट जाए, क्योंकि इसके बाद सीधा 10 बजे की बस है। तो अगर जब तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हो और तुम्हें स्ट्रेस होता रहता है फ्रीक्वेंटली कि मैं आज टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो बस छूट जाएगी, फिर 2 घंटा लेट हो जाएगा एक्सेट्रा, तो तुम्हें गाड़ी के बारे में जेन्युइनली सोचना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है, अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रेस लिए बिना ये कार खरीद सकते हो,
क्योंकि एकदम ज़्यादा बर्डन लेने से भी कोई पॉइंट नहीं है। अगर हम एक साइड का स्ट्रेस कम करने का सोच रहे हैं और दूसरे साइड स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो और तुम सिर्फ पैसे बचाने के लिए गाड़ी नहीं ले रहे हो या उसे एक डिप्रिसिएटिंग एसेट समझ के गाड़ी नहीं ले रहे हो, तो ये एक रॉन्ग चॉइस हो सकती है और तुम्हें जेन्युइनली गाड़ी लेने के बारे में सोचना चाहिए। अब कार कब नहीं लेनी चाहिए, ये कंडीशंस भी समझते हैं, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। पहला कंडीशन ये है, अगर तुम्हारा कम्यूट, डेली कम्यूट जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, बेसिकली 30-40 मिनट्स, अगर ये तुम्हारे डेली कम्यूट की लेंथ है तो तुम्हें गाड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी गाड़ी को जस्टिस भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इतनी रनिंग में रहेगी भी नहीं और इतना तुम्हें काम आएगी भी नहीं। उससे अच्छा ट्रेन, मेट्रो या बस, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 35-40 मिनट्स के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो, अगर तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो और जो कार की ईएमआई है वो बेसिकली तुम्हारी फैमिली इनकम की 30-40% के ऊपर जा रही है, क्योंकि अगर तुम ये कंडीशन में कार लेते हो तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि कार लेना ये एक ही चीज़ नहीं है, हमें आगे पीछे की चीज़ें भी देखनी है। अगर तुम कार ले रहे हो और मैक्सिमम 50 या 60% तुम्हारा सिर्फ ईएमआई में जा रहा है तो तुम्हारे पास जीने के लिए कोई पैसे बच नहीं रहे, इमरजेंसीज के लिए कोई पैसे नहीं बच रहे, बाहर घूमने जाने के लिए कोई पैसे नहीं बच रहे। तुमने सब कुछ सिर्फ एक कार में इन्वेस्ट कर दिया है और तुम अभी बैक ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ईएमआई शुरू हो चुकी है और तुम इस कार को ले चुके हो। अगर ये इनकम परसेंटेज में तुम फॉल कर रहे हो जहाँ तुम्हारी 40% से ज़्यादा ईएमआई जा रही है तुम्हारी फैमिली सैलरी या फैमिली इनकम में से, तो तुम्हें गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, अगर तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले इमरजेंसी फंड बनाओ और फिर गाड़ी लो, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ पूरी हो सकती है, हमें सब कुछ सोच के चलना होता है। कहीं तुम्हारी जॉब चली गई या जो मेन फैमिली इनकम का सोर्स है वो नहीं रहा, तो तुम 1, 2 या 3, 4 महीने के लिए अपनी जो ईएमआई है वो कैसे दोगे? क्योंकि अगर इनकम बंद हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खर्चे शुरू रहते हैं। बैंक और ईएमआई वाले ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो हम तुमसे ईएमआई नहीं लेंगे, उनको ईएमआई सूद समेत पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये इमरजेंसी फंड भी ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर एक चीज़ ऐसी आ जाए जिसके हिसाब से तुम्हारे फाइनेंशियल हिल जाए तो इमरजेंसी फंड तुम्हारे काम आ सके और इन्हें बैक कर सके। चौथा रीज़न, अगर तुम कार इसलिए ले रहे हो क्योंकि सबके पास गाड़ी है, ये सोशल प्रेशर में गाड़ी कभी मत लेना। देखना तुम्हें जेन्युइनली उसकी ज़रूरत है कि नहीं और फिर ही डिसीजन लेना, क्योंकि सोशल प्रेशर में लिए गए डिसीजन हमेशा गलत ही होते हैं। क्योंकि तुम हमेशा सोचोगे, यार कुछ भी इनकन्वीनियंस पे ये मैंने कार क्यों ली, शायद मैं बेटर कार ले सकता था या शायद मैं अफोर्डेबल कार ले सकता था, अब मुझे इसकी ईएमआई भरने में ही मेरी सारी सैलरी जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सोशल प्रेशर में ये गाड़ी ली। सो सोशल प्रेशर के वजह से कभी डिसीजन मत लेना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी लेना सिर्फ एक वन टाइम कॉस्ट नहीं है, इसके कई सारे रिकरिंग कॉस्ट होते हैं। चलिए ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या रिकरिंग कॉस्ट होते हैं। अज्यूम करते हैं 8 लाख की गाड़ी, तो 2 लाख का डाउन पेमेंट किया, 6 लाख की लोन, 13,000 रुपये की मंथली ईएमआई फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, फ्यूल 3 से 5 हज़ार रुपये, इंश्योरेंस 15,000 रुपये, मेंटेनेंस 2,000 से 3,000 रुपये, पार्किंग 1 से 2 हज़ार रुपये और फाइन्स और टोल्स ये सब मिला के 500 से 1,000 रुपये। टोटल मंथली कॉस्ट 20 से 23 हज़ार, ईयरली कॉस्ट 2.5 से 3 लाख और 5 साल में ये बन जाएंगे कुछ 12 से 15 लाख रुपए के बीच में। कार की एक्चुअल प्राइस 8 लाख रुपए, उसकी ओनरशिप का कॉस्ट करीबन 12 लाख रुपए और 5 साल के बाद वैल्यू 4 से 5 लाख रुपए। कुल मिला के 5 साल के बाद तुमने गंवा दिए होंगे 10 से 15 लाख रुपए। ये कैलकुलेशन तुम्हें बता के मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये कैलकुलेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। एक ऑप्शन है जो मिडल पाथ है, वो है सेकेंड हैंड कार। अगर 3-4 साल पुरानी कार लो तो 8 लाख की गाड़ी में भी 4 लाख में आ जाएगी, ईएमआई भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, उसके जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएंगे। 3-4 साल यूज़ करो, 2-2.5 लाख में बेच दो, फिर भी नेट लॉस है 1.5 से 2 लाख का। तो इस केस में
तुम्हारी जो विशेष थी या तुम्हारी जो ज़रूरतें थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि सेकेंड हैंड कार भी एक तरीके से लास्ट में तुम्हारी कार ही हो जाएगी, और फिर तुम्हारा जो लॉस है वो भी कम हो चुका है। तो फाइनल बात, डिसाइड कैसे करें? चलिए एक चेकलिस्ट देखते हैं। डेली कम्यूट 2 आवर्स प्लस है। दूसरा, तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तीसरा, जो ईएमआई होगी गाड़ी की वो 15 से 20% होगी तुम्हारी फैमिली इनकम की। चौथा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस लिमिटेड है। पांचवा, इमरजेंसी फंड रेडी है। और छठवा, हेल्थ तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अगर इन 6 फैक्टर्स में से तुम्हारे 4-5 भी फैक्टर्स मैच हो रहे हैं तो यू शुड बाय द कार। डोंट बाय द कार इफ ईएमआई इज ग्रेटर देन 30% ऑफ योर फैमिली इनकम। दूसरा, इमरजेंसी फंड तुम्हारे पास नहीं है। तीसरा, तुम्हारा जो डेली कम्यूट है वो वेरी शॉर्ट है, यानी 30 to 40 मिनट्स का। चौथा, तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम है मोस्टली या हाफ ऑफ द वीक। और पांचवा, तुम सोशल प्रेशर में लेके गाड़ी ले रहे हो। तो अगर इन 5 फैक्टर्स में से 3 या 4 सही है तो गाड़ी मत लेना। तो गाइस, ये था पैसा और पर्सपेक्टिव का दूसरा एपिसोड। गाड़ी लेना गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए। और हमने जो चेकलिस्ट डिस्कस की वो तुम्हारी शायद इस डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। सो गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर तुम भी सोच रहे हो तो कमेंट में बताओ कि ये वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की कि नहीं, और तुम वो चेकलिस्ट यूज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसी कई और वीडियोस के लिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह साइनिंग।